हेलो फ्रेंड्स। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय को ही आगे बढ़ाते हैं और आज इस संदर्भ में आखिरी लेक्चर हम पर हम चर्चा करेंगे। और आज हम इस टॉपिक लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत की अपेक्षाएं क्या है। पहली चीज तो हमें देखने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता क्यों है और मुख्य रूप से सुधार कहां पर किया जाना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की जो भूमिका है, उस भारत अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए वह सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले देखें, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है। यदि समय के अनुसार भी देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। उस समय की जो भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी वो बिल्कुल भिन्न थी। बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र थे जो स्वतंत्र थे, और शायद यही कारण है कि उस समय मात्र 51 देशों ने मिलकर के जो है इसकी स्थापना की थी। तो निश्चित रूप से 1945 से लेकर के आज 2020 तक दृष्टि डालें तो संसार की स्थिति काफी बदल गई है। भौगोलिक और राजनीतिक जो सच्चाई है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है, और संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी 1945 में खड़ा है। इसलिए निश्चित रूप से यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को समय के साथ चलना है और वर्तमान परिस्थितियों की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना को प्रतिबिंबित करना है और अपनी भूमिका को ज़्यादा क्रेडिबल, ज़्यादा विश्वसनीय बनाना है और अपने भूमिका के लिए अधिक से अधिक समर्थन जुटाना है, तो निश्चित रूप से बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जो है उसे बदलना पड़ेगा। नहीं तो कुछ दिनों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह अप्रासंगिक हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा और इसकी भूमिका धीरे धीरे नगण्य हो जाएगी। तो कहाँ बदलाव किए जाने हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता कहाँ है? सबसे पहली चीज़ जो बदलाव की आवश्यकता है वो है सबसे महत्वपूर्ण जो है घटक संयुक्त राष्ट्र संघ का, और वो है सुरक्षा परिषद। यदि इस पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि सुरक्षा परिषद ही वो जगह है जहां सुधार की आवश्यकता है। अन्यथा महासभा निश्चित रूप से जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। इसके अलावा अन्य जो न्यास परिषद या आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये अपना काम भली भांति कर रही है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। इसलिए दो चीज़ें बचती हैं मुख्य रूप से, एक सुरक्षा परिषद और दूसरा थोड़ी बहुत जो सुधार की गुंजाइश है वह है सचिवालय के संरचना में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव और जिसकी मांग उठ रही है वह है सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता। तो सुधार का स्वरूप क्या हो, पहले ये देखने की कोशिश करें। सुधार के लिए सबसे पहले कि भाई किस तरह के जो है बदलाव किए जाने चाहिए, कैटेगरीज ऑफ जो है चेंज क्या हो, किस कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप क्या हो। दो तरह के मेंबरशिप हैं, एक अस्थायी है और अस्थायी है, इस पर चर्चा होना चाहिए। वीटो पावर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, वीटो पावर। इस पर जो है चर्चा परिचर्चा की आवश्यकता है, इस पर कुछ बदलाव की आवश्यकता है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मतलब जैसे दो कंटिनेंट है, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफ्रीका का साउथ अफ्रीका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो यूरोप है उसका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से बिल्कुल ही जो है इस रिप्रेजेंटेशन को सुधारने की आवश्यकता है। और अगला जो मुद्दा होता है कि भाई जो सुरक्षा परिषद का जो आकार है बहुत छोटा है, उस आकार को छोटा ही रखा जाए, बड़ा किया जाए। इस तरह के मुद्दे हैं जो सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए आवश्यक माने जा रहे हैं। तो
निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है, वो इसलिए भी है भौगोलिक और राजनीतिक विकास के अनुकूल नहीं है। संसार कहाँ से कहाँ निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो 50 राज्यों से बना था, अब वो 200 राज्यों में बदल गया है। और इसके कारण महासभा की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद वहीं का वहीं खड़ा है। केवल 4 सदस्यों की वृद्धि 1965 में की गई थी, आज से 50 साल 60 साल पहले। इसके बाद प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के अनुरूप भी नहीं है। सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वह नहीं है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद में जो है बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और इसकी हमने चर्चा की कि परिवर्तन के मुद्दे क्या होने चाहिए, इसकी हमने सदस्यता के प्रकार क्या होने चाहिए, निषेधाधिकार के में क्या परिवर्तन अपेक्षित होना चाहिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के आधार पर क्या परिवर्तन होना चाहिए, और सुरक्षा परिषद के आकार को लेकर के भी। तो इस तरह की जो है परिवर्तन की आवश्यकता है। तो 2 चीज़ें साफ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन चाहिए यदि उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, उसे डेमोक्रेटिक बनाना है, उसे क्रेडिबल बनाना है, उसे जो है रेलेवेंट बनाना है, उसे यदि लोगों का समर्थन जीतना है, तो जो है इसमें बदलाव करने ही होंगे। अब जो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि भारत की क्या दावेदारी है और क्या भारत को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारत लगातार जो है वह इस पक्ष में रहा है कि उससे बड़ी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। एक परतंत्र राष्ट्र के रूप में ही भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, और भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति कमिटेड रहा है। उसके हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से सहायता करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी आदेशों का अक्षरशः पालना करता रहा है और हमेशा इस सिद्धांत में विश्वास करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि शांति और सुरक्षा स्थापित होगी तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर ही जो है आधारित होगी, और सामूहिक सुरक्षा को प्रतिबिंबित करता हुआ जो संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके माध्यम से ही संभव है। नंबर 2, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करना है किसी जो है ग्लोबल इश्यूज के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से बेहतर कोई संस्था नहीं है जो सभी राष्ट्र को एक मंच पर ला करके और सभी राष्ट्रों में के मध्य एक मत प्राप्त करके, सहमति प्राप्त करके उस मामले को सुलझा सके। तीसरी बात, भारत पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोग की आवश्यकता है, और ये सहयोग संयुक्त राष्ट्र संघ जो है स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमारे पास एक उपलब्ध संस्था है जिसके माध्यम से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे संसार के देशों को एक मंच पर ला करके उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से संसार में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे मानवाधिकार की समस्या हो, चाहे अन्य प्रकार की विभिषिकाएं हो, इन सभी जो है समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है यदि संसार के सभी देशों का एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हो। और उस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के लिए जो संस्था सबसे उपयुक्त समझी जाती है वह है संयुक्त राष्ट्र। तो भारत जो है वह यूएनओ जिस सिद्धांत पर बना है उस सिद्धांत में पूरा यकीन रखता है, और केवल यकीन ही नहीं रखता बल्कि लगातार वो अपने व्यवहारों से अपने इस कमिटमेंट को प्रदर्शित करता रहता है। और इसी के आधार पर विभिन्न जो है कुछ कारण है जिसको वो आधार बना करके वो चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वो अपने लिए बड़ी भूमिका
पाए और उसका निर्वहन करे। और उसके लिए जो भारत के पास तर्क हैं, वो उन तर्कों को देखने का प्रयास करें, क्या वो तर्क उचित हैं। जैसे पहला तर्क भारत का है कि भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। कहने का मतलब है संसार में जो है, संसार की आबादी का 1/6 भाग भारत में बसता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से यह उचित नहीं कहा जा सकता। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरे संसार का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देना है तो निश्चित रूप से भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जैसा कि जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ मूल रूप से प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रयास रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपनिवेशवाद है, जो साम्राज्यवाद है, जो नव साम्राज्यवाद है, जो डोमिनेशन है, जो इंटरफेरेंस है, इन सभी का जो है विरोध किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातांत्रिक मूल्यों को, जहां एक दूसरे के राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे राष्ट्रों के अधिकारों को जो है मान्यता प्रदान की जाए, नॉन एग्रेशन पैक्ट किया जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जो है विवादों का निपटारा बातचीत से हो। इस तरह के जो तरीके हैं वो अपनाए जाएं। कहने का मतलब यह है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए। यदि प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो संसार का सर्वाधिक बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़ा प्रजातंत्र यदि कोई है तो वह है भारत। और इतने और विशालतम प्रजातंत्र को एक प्रजातांत्रिक संगठन में यदि प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध अन्याय कहा जाएगा। तो ये दूसरा बड़ा तर्क है कि भारत को जो है एक ऐसे संगठन जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने का प्रयास हमेशा करता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर कार्य करता है, उसके आधार पर बना हुआ है, उसी के आधार पर विकसित होना चाहता है, वैसे संगठन में यदि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो निश्चित रूप से एक खेद की बात है। तीसरी चीज, लगभग सभी यूएनओ के जो है कार्यों में भारत की लगातार भागीदारी रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूएनओ ने कभी आह्वान किया हो और भारत जो है वो उस अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई नहीं दिया। तो ये भारत का कमिटमेंट है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के प्रति, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति और एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये कमिटमेंट है, जिसके कारण भारत कभी भी जो है अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ता और लगभग सभी प्रकार के कार्य जो भारत को दिए गए उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करने की कोशिश करता है। चौथी बात, पीस कीपिंग ऑपरेशंस और मिशंस जो हैं भारत में, जो भारत की पीस कीपिंग ऑपरेशन जो संसार में चल रहे हैं उसमें सर्वाधिक यदि किसी का योगदान है तो वो भारत है। लगभग हर जो है पीस कीपिंग मिशंस में भारत के सैनिक जो है वो कार्य कर रहे हैं, भारत का योगदान है। और लगातार जो है भारत की ये कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संसार में शांति स्थापित करने के प्रयासों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। यहाँ पर भी भारत जो है, भारत की दावेदारी को जो है मजबूती मिलती है, क्योंकि भारत अकेला राष्ट्र है जो लगातार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन को कामयाब करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके अलावा भारत जब इसका मेंबर बना था तब एक पराधीन राष्ट्र था। भारत 1947 में आजाद होने के पश्चात लगातार आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ता रहा है। एक सफल प्रजातंत्र
का प्रदर्शन करता रहा और प्रजातांत्रिक ढांचे के अंतर्गत लगातार तेजी से आर्थिक प्रगति की है। और पिछले 2 दशकों में भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार इतनी तीव्र रही है कि वो संसार का 5वां सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन गया है। इंडिया हैज emerged एज ए ह्यूज इकोनॉमिक फोर्स, टाइटैनिक इकोनॉमिक फोर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। तो भारत वो भारत नहीं रहा जो आर्थिक रूप से विपन्न था, एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा जैसी समस्याएं थी। भारत उससे उबर करके अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी धमक दे रहा है, दस्तक दे रहा है। तो निश्चित रूप से भारत को उसी अनुपात में यदि कंसिडर किया जाए तो उसी अनुपात में उसे भूमिका मिलनी चाहिए। वहाँ पर भी जो है भारत की दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली दावेदारी का कारण है कि भारत द्वारा जो आर्थिक योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ को देने हेतु दिए गए हैं, भारत आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत जो है अपने इन दायित्वों में कभी जो है वह असफल रहा हो या उसमें कभी उसे वो कभी जो है इस योगदान को देने में असमर्थ रहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी योगदान है, जितना भी योगदान, आर्थिक योगदान भारत से अपेक्षित है, भारत ने हमेशा अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। तो ये सारे तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत की जो दावेदारी है वो बहुत ही सशक्त है और भारत के इस दावेदारी को लगभग संसार के सभी देशों ने, खास करके सभी सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों ने भी स्वीकारा है। परंतु आज तक भारत को उसका ड्यू नहीं मिला है क्योंकि इसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। पहली बाधाएं जो दिखाई देती है, पाकिस्तान जो है नहीं चाहता और पाकिस्तान इसका लगातार विरोध करता है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी जो है भारत को जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता देने में, दिलवाने में रादर के पक्ष में नहीं है या दिलवाना नहीं चाहता। दूसरी चीज जो मानी जा रही है कि भारत एक आणविक शक्ति बना है और भारत ने आणविक शक्ति का प्रदर्शन किया है और भारत न तो एनपीटी का पर साइन किया है और न ही सीटीबीटी पर साइन किया है। ये भी जो है भारत के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर रही है। चीन रादर इस बात को लगातार उठाता रहा है कि भारत एनपीटी का हस्ताक्षर नहीं, जो है एनपीटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो डिफ़िकल्टी है भारत की, वो ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ विवाद जो है वो भारत के दिए गए दायित्वों को भी जो है निष्प्रभावी बना देगा। तो इसलिए जो है भारत की आणविक क्षमता भी इसके जो है आड़े आ रही है। हालांकि भारत ने जब एनपीटी पर या सीटीबीटी पर साइन करने से मना किया था, उनकी दलील बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार के जो समझौते थे वो दरअसल भेदभाव पर आधारित थी और भारत किसी भी परिस्थिति में भेदभाव को स्वीकार नहीं कर सकता था। चौथी बात यह है कि भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्र भी जो है दावेदार हैं, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये राज्य भी भारत के साथ साथ दावेदारी कर रहे हैं और इन सभी राज्यों का उनके पड़ोसी राज्य जो है वह विरोध कर रहे हैं। जैसे जर्मनी का विरोध स्पेन और इटली के द्वारा किया जाता है, ब्राज़ील का विरोध अर्जेंटीना के द्वारा किया जा रहा है, जापान का विरोध ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है, चीन के द्वारा किया जा रहा है, भारत का विरोध उनके पड़ोसी राज्यों के द्वारा। तो इसके कारण से जो है ये स्थिति बन नहीं पा रही है। और अगली बात यह है कि
दरअसल अफ्रीका जैसा कंटिनेंट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसा कंटिनेंट आज भी अनरिप्रेजेंटेड है। इसलिए भारत को यदि इसमें जगह दी जाती है तो भारत और चीन दो राष्ट्र हो जाएंगे जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, जबकि अन्य जो दो कॉन्टिनेंट है वो अब भी अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे। इसलिए भी जो है इसमें कई प्रकार की बाधाएं आ रही हैं और भारत को जो उसका ड्यू है, जो उसको भूमिका मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, इसके मार्ग में अड़चन है। तो कुल मिलाकर के ये डिस्कशन है भारत के दावे और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्संरचना पर। आज इतना